नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज डस्का का ज़मनी इंतखाब हुआ NA-75 का। नताइज भी सबके सामने आ गए, इत्मीनान का इजहार भी सबने किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और इस मजमूई तौर के ऊपर इस कामयाबी का जश्न नून लीग ने मनाया और मना रहे हैं। कल जो पोल हुआ और उसके जो नताइज जो सामने आए, उसके मुताबिक नौशीन इफ्तिखार की जानिब से जो वोट लिए गए, जो उन्होंने अपने जो टोटल वोट्स मिले 1,10,075 वोट उन्होंने मिले और इससे उन्होंने कामयाबी हासिल की। जबकि अली असजद मली साहब जो है वो 93,433 वोट उन्होंने लिए। मजमूई तौर के ऊपर 16,642 वोटों का ये डिफरेंस आया और इस फर्क से अली असजद मली जो है उनको शिकस्त हुई है। नाज़रीन, ये तमाम तर चीजें जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन की जो उनकी जो प्रेस रिलीज है, जिसमें तमाम लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उन तमाम लोगों की जो कारकर्दगी रही और जो इनका जो इन्होंने जो किरदार अदा किया उसको भी सराहा गया है। और मजमूई तौर के ऊपर जो है कहा यह जा रहा है कि एक मॉडल इलेक्शन के तौर पे सामने आया है और ऐसे ही इसी तरह से पुरअमन अंदाज में, इसी पुरअमन तरीके से, इसी स्मूथनेस के साथ जो है पोलिंग का अमल अगर हो जाए तो क्या ही बात है। आज इसी मौजू के ऊपर इस पर भी बात करेंगे और जरा गुफ्तगू कर लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो शो कॉज नोटिस दिया गया था उसको सबके सामने फाड़ कर फेंक दिया और तमाम शुरा ने तालियां भी बजाई। इस पर गुफ्तगू करेंगे और आज जरा इसी जो डस्का का जो बाय इलेक्शन है, जरा इसका तज्जिया लेंगे अपने तज्जियाकारों से और यही वजह है कि आज हमारे पास जो तज्जियाकार मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ तज्जियाकार हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया और हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार उवैस तौहीद साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, आपसे आगाज में कर लेता हूं। मुझे बताइएगा कि ये जो इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ है, वाकई ये एक मॉडल के तौर पे लिया जा सकता है और इसी अंदाज में अब आइंदा के सारे इंतखाबात को होना चाहिए? बहुत शुक्रिया। बेसिकली कल का इलेक्शन मेरे ख्याल में बहुत ही बेहतर अंदाज में कंडक्ट किया गया, क्योंकि लास्ट टाइम जो खराबी पैदा हुई, जिस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए कल, क्योंकि वेदर भी बड़ा क्लियर था, ना धुंध थी, ना बारिश थी, ना तूफान था, तो वो भी एक गुड लक ही आप समझ लीजिए। अच्छा, गर्मी वैसे बहुत थी बेग साहब। मैंने एक बात की थी, मैंने कहा गर्मी ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट या जो मटेरियल है वो आते आते पिघल ना जाए कहीं। चले, अल्लाह ने किया तो सारी चीजें नहीं हुई और ये खुद बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दोनों, उन्होंने अच्छा तरीके से कंडक्ट किया और जो रिजल्ट्स हैं उनको भी तस्लीम किया गया। शायद ये लग रहा था कि नून लीग जो है उसका वोट बैंक है और इस हल्के की एक हिस्ट्री भी है और इसमें नून लीग ने ये हल्का 2-3 बार जीत चुके हैं और ये जो नौशीन इफ्तिखार हैं, इनके वालिद साहब जो हैं वो यहाँ से जीते हैं। तो बज़ाहिर लग रहा था कि ये नून लीग जो है वो ये सीट हासिल कर पाएगी। उससे अब आप अगर ये देखें कि मैं नहीं समझता मोराल ही सिर्फ हाई हुआ होगा, फर्क कोई नहीं पड़ना पार्लियामेंट के अंदर सीटें कम या ज्यादा, लेकिन गवर्नमेंट के लिए नेचुरली थोड़ा सा मोराल डाउन हुआ होगा कि गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में उनकी हुकूमत है, फेडरल में उनकी हुकूमत है। ऐसी प्रीवियस हिस्ट्री में देखा जाए तो अमूमन जो गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट होती है वही बाय इलेक्शन जीतती। लेकिन अच्छा बेग साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जैसे अगर है कि फॉर एग्जांपल चलें सीट्स के बढ़ाओ घटाओ चीजें कोई इंपैक्ट उसके ऊपर, तो अगर पार्लियामान की वो बात छोड़ दे, लेकिन मैं आपसे जरा पूछना था आपका पॉइंट ऑफ व्यू या टेक आप इसके ऊपर क्या है कि ये दोनों पार्टीज के लिए ये इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया, इतना जो लाइमलाइट में आ गया, बिल्कुल जो है वो एक हाइप एक क्रिएट हो गई है। फर्क क्या पड़ जाना था अगर किसी ने जीत जाना या किसी ने हार जाना था? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पहले भी अगर ये इलेक्शन में वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिस तरीके से के 2 लोग फौत हुए, उससे इस पूरे हल्के की हाइप क्रिएट हुई। मरियम बीबी ने बहुत जाके वहां पे जलसे भी किए, बहुत पुरजोर किस्म की स्पीचेस की, तो एक हाइप जरूर क्रिएट हुई। उसके बाद अब ये री इलेक्शन जब दोबारा से इलेक्शन कमीशन और दूसरी बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कंडक्ट किया है, ये हमारी इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री में ऐसा कंडक्ट नहीं है। उन्होंने बहुत ही पावरफुल किस्म की प्रेस रिलीज पहले भी जारी की और पूरे
केस सुनने के बाद उन्होंने इसको री इलेक्शन करवाया, तो हाइप बन गई। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि एक सीट है, इससे ना नून लीग को कोई फर्क पड़ना है या तरीके इंसाफ को कोई फर्क पड़ना है। लेकिन वही बात आती है कि अगर नून लीग ये कहती है कि हमारा बयानिया, नो डाउट कि उन्होंने बुजदार साहब की हुकूमत और जिस तरीके से तरीके इंसाफ की हुकूमत फेडरल में है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है या गवर्नेंस के इशू है, उसके ऊपर उनका वोट बैंक बड़ा है कम होने की बजाय नून लीग का। तो उसमें उनका बयानिया जो है वो ये कह सकते हैं कि हमारे बयानिए को तक़वियत मिली, हमारा बयानिया चल गया, हमने बाई इलेक्शन भी जीता, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका बयानिया चला है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना तो महंगाई कम कर सकी, ना उस तरीके से गवर्नेंस, और ना ही बुजदार साहब पंजाब को जिस तरीके से पहले चलाया जा रहा था उस तरीके से चला सके। तो उनके लिए तो एक मॉरल विक्ट्री जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। और तरीके इंसाफ के लिए थोड़ा सा है कि उनकी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी उनका कैंडिडेट हार जाए। राइट। बेग साहब, मैं आपकी इसी बात को जनरल साहब की तरफ जरा लेकर आता हूं। जनरल साहब, ये मुझे बताइएगा कि खान साहब, ये बात अब भी हम सुनते आए हैं, बार बार कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसने करप्शन की उसको अंदर करूंगा, पैसा वापस आना होगा, जेलों में डालूंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने अवाम पर डाका डाला है। लेकिन डस्का में तो अवाम ने जिनके बारे में चोर, डाकू, करप्ट जिनको कहा गया, उन्हीं को वोट दे दिया। तो बयानिया नून लीग का चला या फिर कारकर्दगी जो है वो हुकूमत की खराबरी और हुकूमत का जो नैरेटिव है वो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने दिया उन्हीं चोर डाकुओं को वोट। देखिए, बहुत सारी बातें तो भी हो रही हैं ना जी। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि री इलेक्शन हुआ है इसमें, और जो पहले इलेक्शन में जो मसाइल क्या थे उनको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, और जो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल थे किसी भी लेवल पर जहां पर भी थे, क्या वो अपने उनको सजाएं मिल सकेंगी ताकि आइंदा ये ना हो सके। देखिए, ये एक इलेक्शन एक सीट पे था ये, और सारे पाकिस्तान की नजरें इस पर लगी हुई थी इसके ऊपर। तो यहाँ पर अब गड़बड़ का चांस कम था, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पर पिछली दफा इलेक्शन कमीशन की कोताही थी, इस दफा उन्होंने रेंजर्स भी और आर्मी भी वहां पे अलर्ट खड़ी की हुई थी, उससे भी फर्क पड़ा। और तीसरा, जो पिछली दफा जो बदमजगी हुई थी जिसमें 2 जाने भी कीमती जाया हुई थी, उससे भी एक खास किस्म का माहौल बना हुआ था कि अब ये दोबारा ना हो। तो ये सारी चीजें हमें ज़हन में रखनी चाहिए। लेकिन वो कौन सा फैक्टर, मैं आपसे जल्द से पूछना चाह रहा हूं, वो कौन सा फैक्टर, वो कौन सा एलिमेंट रहा है जिसने जो है वो एक बार फिर नून लीग को जो है यहां से उसके उम्मीदवार को बरतरी दिला दी, बावजूद इसके कि खान साहब या गवर्नमेंट बार बार कहते हैं कि ये लोग करप्ट हैं और चोर हैं। देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना अभी। अब ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है उससे हटकर हम नहीं सोच सकते। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह डस्का की NA-75 की जो है ना डायनामिक्स, ये बहुत मुख्तलिफ है। इसको हम अगर हम पार्टी लाइन पे जाकर देखें तो और तरीके से नजर आता है, अगर हम सिर्फ ये डायनामिक्स पे जाकर देखें तो और तरीके से नजर आता है। ये डेफिनेटली सेंट्रल पंजाब में नून लीग पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है, और यहाँ पे नून लीग को डेंट डालना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी चीज, जहां तक आप देख रहे हैं पीटीआई का वोट बैंक भी बड़ा है। हम जो पीटीआई के खिलाफ बात कर रहे हैं, पीटीआई का वोट बैंक भी बड़ा है, और गेन पीटीआई ने उस लिहाज से किया है कि वोट बैंक बड़ा है। लेकिन ये से ये साबित नहीं होता कि पीटीआई बहुत मकबूल हो रही है या नून लीग की मकबूलियत में कमी आ रही है। एक तो ये क्रेडिट नून लीग को देना चाहिए कि उन्होंने अपना जो वोट बैंक था उस लिहाज से बरकरार रखा, और यहाँ पे इस दफा नहीं, ये तो हम कह रहे हैं कि पीटीआई का जो वोट बैंक है वो वोट तो बड़ा है। अगर हम 2018 से आपकी बात करें, 31,706 वोट जो है वो जायद पड़े हैं पीटीआई को। जी जी। तो ये देखिए, पाकिस्तान में जो बयानिए की हम जब बात करते हैं ना कि एक एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी अगर कोई चीज चल रही है तो वो पाकिस्तान में नहीं चल रही। हमें उस तरफ जाके अगर हम बहुत उस लेवल पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे, इसको फिलोसॉफिकल प्लेन में लेके जाना चाहेंगे, तो बदकिस्मती ये है कि हम, और खास तौर पे जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं लोग, उनकी सोच बड़ी मुख्तलिफ है उस लिहाज से। जो हम नेशनल लेवल पे हम जो इश्यूज की हम बात करते हैं, उनको इन चीजों से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता वहां पे जाके। डेफिनेटली महंगाई का इफेक्ट है उनके ऊपर, आम आदमी के ऊपर, लेकिन अगर महंगाई ने इफेक्ट किया होता तो 31,000 वोट ना बढ़ते उनके।
और अगर नून लीग जिस तरीके से मजबूत नजर आ रही वो होता तो इनके वोट ना बढ़ते। मेरा कहने का मकसद ये कि बात हमें समझनी चाहिए, और दो पार्टियां थी आमने सामने थी। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पे ही है, ठीक है, मैं जरा ओएस साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं फिर मेरे माइंड में वही चीज है कि अगर जिस चीज के बारे में जिनको करप्ट चोर चीजें हैं, ठीक है आपका वोट बड़ा जरूर है, लेकिन अगर शिकस्त है तो वो एक वोट से भी शिकस्त है। ओटी साहब ये मुझे बता दीजिएगा कि यहां पे जब सबकी नजरें इसके ऊपर है, सबकी नजरें रही, पूरे पाकिस्तान का ये एक तरीके से हॉट इलेक्शन बनकर और उभर कर सामने आया है, जो गड़बड़ की बातें होती हैं, ये गड़बड़ वैसे करता कौन है? फरीद देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक ये हुक्मरान जमात जो तहरीक इंसाफ है, ये अपोजिशन जमात की तरह ही बिहेव कर रही है। इनको ये अंदाजा नहीं है कि जब आप इक़्तिदार में हैं और उसमें आपको कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं लड़नी। इनके खिलाफ मीडिया पे अगर कोई बोल दे तो ये लड़ाई लड़ लेना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे ये लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। और डस्का का एक इलेक्शन, ये पहले नून लीग की सीट थी, इतनी हाइप देनी कि उस्मान डार को ही भेज देना, पूरे वक्त को वहां पे भेज देना, तो ये आप हाइप आपने बनाई, इसको दंगल आपने बनाया। तो मैं समझता हूं कि अगर ये एक सीट पहले हार भी जाते तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना था। फिरदौस आपा भी रेगुलर आती रही, उनको फिर शो कॉज भी दिया गया। जी मैं कह रहा हूं फिरदौस आपा भी मुसलसल आते रही, शो कॉज भी उनको मिला। जी मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, नून लीग का अपोजिशन का इसको एक अखाड़ा बनाना, वो तो समझ में आता है कि उनको तो एक चाहिए, मीडिया कवरेज चाहिए। आप मीडिया पे आपने से कहा कि बस इस पे जो जीता बस वही मुल्क में जीतेगा, तो ये तहरीक इंसाफ की नासमझी है। और मैं समझता हूँ कि नाअक्ली भी है जो इनको मशवरा देते हैं कि इस तरह के मामलात में आप ऐसे अखाड़ा बना। देखिए, इससे क्या मुल्की सियासत पर या कौमी सियासत पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जाहिर बात है। नून लीग के लिए सेंट्रल पंजाब में एक मॉरल विक्ट्री है, बिल्कुल हो सकती, बिल्कुल है, लेकिन ये एक इंडिकेट कर रहा है मुस्तकबिल के लिए कि सेंट्रल पंजाब में नून लीग का वोट इंटैक्ट है और साथ साथ में उस बयानिए पे इंटैक्ट है जो कहीं इनके कायदीन या नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा टो करती रही हैं। लेकिन ओवैस साहब, अगर इनके कायदीन का बयानिया इंटैक्ट है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो नैरेटिव गवर्नमेंट दे रही है कि चोर, डाकू, मनी लॉन्ड्रर्स, क्या गवर्नमेंट जो बात कर रही है अवाम ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया? नहीं फरीद, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा पूरा जुमला ये था कि जहां पे नून लीग का इंटैक्ट है वहां पर पीटीआई का वोट भी कम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि 2023 में या आने वाले इंतखाबात के अंदर पंजाब के अंदर जो लड़ाई होगी उसके अंदर इवन सेंट्रल पंजाब में ये दो जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर नहीं आ रही, तहरीक बैक ने 8,000, 8,500, 9,000 जो भी वोट लिए। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि पंजाब के अंदर जो इन्होंने एक लड़ाई एक और मोल ली है जहांगीर तरीन साहब की सूरत में, कि अभी पीडीएम से आपको एक छुटकारा मिला था, आपने एक और लड़ाई मोल ले ली उसी के 2-4 रोज के अंदर, और एक आपने नोटिस शुरू कर दिए। और जाहिर बात है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ये जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं और जो मुशीरान हैं और जो वुज़रा हैं पंजाब के, तो वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, बगावत का ऐलान तो नहीं किया जहांगीर तरीन साहब, काफी अक्लमंद आदमी है इस मामले में, कारोबारी आदमी, सनतकार है, तो वो ऐसे कोई लड़ाई तो मोल नहीं लेंगे। लेकिन मैदान में आ गए और उन्होंने एक हाशिया खींचा है कि अगर आपने मुझे वफादार से गद्दार बनाया तो फिर मेरे पास ये कार्ड्स हैं। उन्होंने ऐलान नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आने वाले इंतखाबात में जहां पे डस्का जो आपका उन्वान है प्रोग्राम का, उसके अंदर जो इंडिकेट कर रहा है पीटीआई और नून लीग की लड़ाई का पंजाब के अंदर, साथ में जनूबी पंजाब के अंदर बहुत सारे रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए। और बहुत सारा ग्राउंड मिल रहा है, एक स्पेस मिल रही है जरदारी साहब को और गिलानी साहब को और जहांगीर तरीन साहब को बहुत कुछ करने के लिए जनूबी पंजाब में। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक रेड जोन बन रहा है, इंतखाबी रेड जोन,
आने वाले दिनों के। ठीक है, आपके इसी पॉइंट के ऊपर मैं इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। आपने जो पॉइंट दिया है ना, और डस्का के इसी बाय इलेक्शन को लेके जो आपने मुस्तकबिल के हवाले से बात की है, उसी के ऊपर आएंगे। मोहसिन बेग साहब आपसे भी और जन साहब आपसे भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहसिन बेग साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ओएसओई साहब ने जो बात की है कि ये जो डस्का के इलेक्शन को लेके अगर हम आगे की बात करें, और बिलखुसूस जो सेंट्रल पंजाब है, और अगर 2023 को फोकस करें, तो क्या वाकई रेड फ्लैग्स बहुत सारे आपको भी नजर आते हैं, और यही वो स्पेसेस जो बन रही है जिनका फायदा जहांगीर खान तरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी उठा सकते हैं, और जो उनकी पोजीशन नहीं रही, अब वो आइंदा आने वाले बरसों के अंदर या दिनों के अंदर अपनी उस खोई हुई पोजीशन को वहां पे दोबारा से रिबिल्ड करने में कामयाब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली जहांगीर तरीन साहब का जो फैक्टर है, या जिस तरीके से उन्होंने एमपीएस, एमएनएस या मुशीरान को इकट्ठा किया, नेचुरली वो सारे तो साउथ पंजाब से नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी उसमें साउथ पंजाब से है। और साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी का फुट होल्ड है, वो असर रसूल रखते हैं, उनको सीटें भी अगर मिले तो साउथ पंजाब से ही मिलती हैं। लेकिन अलाइंसेस और जो आगे का फ्यूचर का जो लाइनअप होगा कि किसने कहाँ जाना है, नेचुरली जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस है या जो पॉलिसीज हैं, उससे लोग इनकी अपनी पार्टी के बहुत खफा हैं। और जिस तरीके इंसाफ एज ए पार्टी को इग्नोर किया गया, जो लोग हार गए उनको भी ना पूछा गया, और पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब हैं, उनका तहरीके इंसाफ में कोई इतना असर रसूख है वो लोगों को नहीं जानते, क्योंकि वो आखिरी लम्हात में शामिल हुए और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो बेसिकली लोग उनसे डिस्कनेक्ट हैं, या वो लोगों से डिस्कनेक्ट हैं मेंबरान से, और जो लोग एमएनएस भी जीते हैं पंजाब से। तो बेसिकली लाइनअप लोग होंगे, डेफिनेटली उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन पॉलिटिक्स जो है नेक्स्ट इलेक्शन में वो किस साइड पे जाते हैं, क्या अलायंस बनाते हैं, किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, डेफिनेटली उसका सारा नुकसान तरीके इंसाफ को होगा। अच्छा, इस स्टेटमेंट को बेग साहब आप कैसे देखते हैं? जो फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि डस्का में नून लीग नहीं जीती, पीटीआई हारी है, एंड देयर आर मेनी रीजंस। तो आप समझते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, और फिर ऊपर से ये महंगाई और इकोनॉमिक फैक्टर जो है उसको मल्टीप्लाई कर रही है मजीद? देखिए, महंगाई का फैक्टर तो हर शख्स को उसका इम्पैक्ट पड़ा है, कोई अमीर है या गरीब है, और उससे हर शख्स तंग भी है। अब महंगाई का एक बेहतरीन तरीका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने है कि आप या तो लोगों की इनकम बढ़ाएं और फिर प्राइसेस भी इंक्रीज कीजिए। इन्फ्लेशन हो जाए तो लोगों को कोई माइंड नहीं करता, लेकिन जब आपकी इनकम कम हो और इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो हर शख्स फील करता है उसके इम्पैक्ट को। ये मेजर फैक्टर है। और ये कहना कि जी देहातों में उसका असर नहीं है, बिजली तो वहां भी है, गैस तो वहां भी है, उसके बिल्स भी हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि तहरीके इंसाफ का आने वाले दिनों में जो इनका स्टाइल है पॉलिटिक्स का, उससे ये पार्टी बहुत डैमेज हुई है। और जब से इक्तदार में है, इन्होंने पार्टी को ना तो ऑर्गेनाइज किया, ना ही उसका कोई पुरसवाने हाल है, ना ही कोई वर्कर्स के लिए या अपने जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको पूछा गया। जो लोग इलेक्शन हार गए, मुझे नहीं लगता कि बुज़दार साहब को उनके नाम भी पता होंगे। तो ये इस सारी चीजों को, और पंजाब एक मेन बैटल, जीतने वालों की भी शायद नहीं पता हूं सर, जीतने वालों को भी नहीं पता। बेसिकली जो शख्स पंजाब जीतेगा वही फेडरल में गवर्नमेंट बनाएगा। और जो पंजाब का इस वक्त वोट बैंक का जो हाल है, आपने चोर डाकू जो भी स्पीचेस आपने की, जो आपका नैरेटिव था तरीके इंसाफ का, वो अब वो बयानिया बिक नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने, मरियम बीबी ने जिस तरीके से कैंपेन चला के लोगों को ये बावर करवाया, और उनके नून लीग के इनकी जो वीकनेसेस थी उसकी वजह से नून लीग का वोट बैंक बढ़ा है, राइट, और कम नहीं। राइट। ये कह देना कि जी इंसाफ ने वोट ज्यादा लिए, ये 1-to-1 मुकाबला था, उस्मान साहब मुकाबले में नहीं आए, तो उस वो भी एक फैक्टर है। हालांकि दोनों के अगर 2018 के वोट मिला लीजिए तो उनका तो मार्जिन नून लीग से बहुत ज्यादा होना चाहिए था। हाँ। लेकिन
वो कम हुआ, दोनों के वोट मिला के भी वो नहीं इलेक्शन जीत सके। तो ये आने वाले दिनों में अलायंसेस बनते हैं, डेफिनेटली लोग इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब लोगों को शायद ये नजर आ रहा है कि पीटीआई का फ्यूचर नहीं होगा। ओके ये खान ओके साहब का राइट। मैं जो आपकी वोट इसी बात देंगे को जरा मैं आपकी इसी दोबारा। बात को जनरल साहब की तरफ जरा ले चलता हूं। मैं जनरल साहब, क्या बाकी ऐसा ही आप भी समझते हैं कि लोगों को अब ये समझ आ रहा है या आना शुरू हो गया है कि मुस्तकबिल में पीटीआई का फ्यूचर नहीं होगा? देखिए, मैं तो पहले दिन से, जब से हुकूमत संभाली है पीटीआई ने, उस दिन से एक बात मैं मुसलसल कह रहा हूं कि पीटीआई को चैलेंज सिर्फ पीटीआई से है। और अगर पीटीआई अपना ये चैलेंज नहीं समझती, जिस तरह अभी मोहसिन साहब भी बात कर रहे थे, और जनरली ये यानी आग घर के चिरागों से ही लगेगी। जी नहीं, जिस तरीके से पार्टी को चलाया जा रहा है, पार्टी एज सच डजंट एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। ये इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी एक तरफ अगर आप करते हैं तो पीटीआई में बचता क्या है उसको? तो लेकिन जनरल साहब, ये तो खान साहब ही कहते थे ना कि अगर टीम का कैप्टन अच्छा है तो उसके नीचे जो काम करने वाले लोग होंगे, कप्तान उनको संभाल लेगा। तो कप्तान तो अच्छा है, तो नीचे टीम काम क्यों नहीं कर रही, वो परफॉर्मेंस हो क्यों नहीं रही है? देखिए, कप्तान होना, बन जाना एक अलग बात है। कप्तान तो और भी बहुत से बने ना क्रिकेट में। हाँ। और टीम को हाथ आपको दे दी जाए, टीम उसको चला लेना और बात है, टीम बनाना और बात है। नहीं, वो कप्तान की कप्तानी के अंदर 92 का वर्ल्ड कप हमने जीता ना, तो कप्तान यही तो बात करते हैं कि अगर कैप्टन अच्छा है तो टीम परफॉर्म करेगी, वर्ल्ड कप जीतेगी। तो ये 2.5 सालों के अंदर जो है वो कप्तान अगर हमारे पास है तो वो नीचे काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ ना, अपनी बात तो सुन नहीं रहे। मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि भाई, कप्तान बन जाना और टीम आपको मिले उसको खिला लेना और चीज है। आपको टीम बनाना बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसका। किसी भी लीडर का अगर आपने ये देखना है कि कितना सक्सेसफुल है या नहीं है, आप अकबर बादशाह की आमतौर पर मिसाल देते हैं। अनपढ़ आदमी था, बचपन में बादशाह बन गया। उसने एक बहुत जो अच्छी बात की, उसने अक्लमंद लोगों को अपना मशीर चुना और फिर उनकी बात सुनी, और जहां पे वो समझ रहा था कि ये इनके मशीर ठीक कह रहे हैं, उनके साथ गया, वो उनको कामयाबी हुई उसको। अब यहाँ पर जब आप ये देखते हैं कि भाई अपने जो टीम सिलेक्शन है उसमें ही मार खाई जा रही है, उसमें वो मसला बनेगा उसको। फिर जब आप देखो, पॉलिटिकल पार्टी को जब तक ऑन ग्राउंड ऑर्गेनाइज नहीं होगी, यानी आप भी ये समझते हैं कि कुछ लोगों को जो ये बात अगर नजर आ रही है कि पीटीआई के फ्यूचर आगे चल के नहीं होगा, तो आप भी एग्री करते हैं कि वाकई ऐसा ही है? नहीं, ये गलत बात है। ये आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी जल्दी राइट ऑफ कर देंगे पीटीआई को। किसी एक लेवल पर हुकूमत बहुत अच्छा काम भी कर रही है, हम उसको आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त एक चल रही है जो भी बातचीत चल रही है, हुकूमत ने एक सर्टेन लेवल पे बहुत बड़े बहुत अच्छे काम भी किए हैं उसने। हमें लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। ठीक। हुकूमत ने जिस तरीके से आपके हालात को संभाला है, चाहे वो कोविड का मसला है, चाहे और मसाइल हैं, तमाम तर जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन थी जिस लिहाज से चल रहे हैं हम लोग, हुकूमत के बहुत अच्छे काम भी। राइट, चले मैं जरा ओएसओई साहब से इसी बात को ले लेता हूँ। अपनी बात एक सुन लेना। जो ग्राउंड लेवल पे पार्टी ऑर्गेनाइज करके पार्टी को चलाना, वो तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती। ओके। नून लीग का जो बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पार्टी इन पावर रही है बहुत ज्यादा, बहुत देर तक। इन्होंने अपने आप को ऑन ग्राउंड ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इनके काउंसलर लेवल पे, इनके जो चेयरमैन लेवल पे, इनके इस लेवल पे इनके पास वर्कर्स हैं। पीटीआई के पास वो वर्कर्स नहीं है। पीटीआई में लीडर्स बहुत ज्यादा है। राइट। वो जो वर्कर स्ट्रेंथ है या जो मिड लेवल लीडरशिप होती है, जो लोगों को मोबिलाइज करके लेके आती है, वो इनके पास कमी है इस चीज। राइट। मैं ओएसओई साहब, जनरल साहब जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। मैं पूछना चाहता, लेकिन इस बात को जरा मैं पहले आपसे पूछ लेता हूं कि क्या वाकई ये जो दो जमातें हमारी, और खासतौर पर अगर नून लीग की बात करें, ये ज्यादा देर तक पावर पर रही, इसलिए ये ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो इन्होंने ज्यादा चीजों को मजबूत किया? पीटीआई के पास वो अभी टाइम ही नहीं, अभी तो 2.5 साल गवर्नमेंट में इसको हुए आए हुए। खान साहब की जो बरसों की तहरीक रही है, क्या उसके अंदर चीजों को वो कंपाइल या उसको स्ट्रेंथन नहीं कर पाए, कि यही वजह है कि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए फरीद, 2-3 दफा पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं वो सारे तनाजात का शिकार हुए हैं। एक दफा जस्टिस वजी साहब जो है, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब पे इल्जाम लगाया, तो जस्टिस वजी साहब अलहदा हो गए। उसके बाद तस्लीम नूरानी साहब जो साबिक सेक्रेटरी इंटीरियर थे, उनको उन्होंने बनाया मोतसिफ।
और जब उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी तो फिर वो फारिग हो गए और वो भी अलहदा हो गए। तो इसका मतलब है पार्टी के अंदर ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है। पार्टी वर्किंग कार्डर नहीं बनाया गया और पंजाब के अंदर अब तो ये लोकल बॉडीज कराना बिल्कुल भूल जाएं। जिस तरह ये एमपीएज, एमएनएज और जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले हैं वो अपने इख्तलाफात सामने ला रहे हैं, उसका ऐलान ना करें, वो बगावत का ऐलान ना करें, अलहदा एक ग्रुप ना बनाए। लेकिन जिस तरह जहांगीर तरीन साहब के नाश्ते में, एशआईए में, उनके साथ एफआईए के अंदर केस के अंदर हाजिरी देने में जिस तरह लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जो इनका इंटीग्रल पार्ट था इनके विजन मिशन का कि जी हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, हम लोकल बॉडीज करेंगे, तो लोकल बॉडीज तो नहीं होती। लोकल बॉडीज के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपका वर्किंग कार्डर कितना है। वर्किंग कार्डर है नहीं। शामुल कुरैशी साहब का एक ग्रुप है, एक जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप था, एक शफकत महमूद साहब थे, दूसरी तरफ असद उमर साहब जहांगीर तरीन साहब से नाराज थे। जहांगीर तरीन साहब पीएम सेक्रेटेरिएट चलाना चाह रहे थे, आजम खान साहब जहांगीर तरीन साहब से नाराज थे। इसी तरीके से इतने सारे ग्रुपिंग है और जो इस वक्त जो सामने नजर आ रहे हैं उसके अंदर नजरियाती जो भी पीटीआई के लोग थे उनको इख्तलाफ यही है कि भाई ये इलेक्टेड और ये जो हम इलेक्ट होकर आए हैं वो कहाँ पे हैं और अनइलेक्टेड लोग कहाँ पर हैं और ये लोग हैं कौन। मतलब अगर आप नजर डालें पूरी काबीना पर तो वो सारे लोग तो माजी की हुकूमतों में हिस्सा रहे हैं। चाहे वो हफीज शेख साहब को देख लें, चाहे वो आजम सवाती को देख लें, आप बस शेख रजीज साहब को देख लें। उनका तो दावा है कि वो 15-16 वजारतें लेते रहे, इस पे उनको एक बैच मिलना चाहिए। यानी डिफरेंसेस काफी ज्यादा है विद इन द पार्टी के सबसे बड़े अलंबरदार वही हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वर्किंग कार्डर नहीं बनाया, तंजीम पे जोर नहीं। और मैं ये नहीं समझता कि 70 साल में अगर कोई पार्टी है तो उसी का वर्किंग कार्डर बन सकता है। बहुत सारे नौजवान जो तहरीक इंसाफ में उम्मीदों के साथ आए थे, तवक्कुआत के साथ आए थे और अभी भी हैं उसमें बहुत सारे, मैं तो राइट ऑफ नहीं कर रहा तहरीक इंसाफ को, उनकी तंजीम साजी पे जोर नहीं हुआ और इख्तिदार में जो है बस सुबह से लेकर रात तक आप जो है वो इल्जाम तराशियां करा लें। मैं समझता हूं उसने पार्टी के जो परफॉर्मेंस है और गवर्नेंस के मसाइल हैं उसको मजीद गहरा कर दिया है और बुनियादों को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। अब 110-112 हफ्ते रहते हैं, उसके अंदर खान साहब को एक लीडर के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर आगे आना पड़ेगा। जो रोमांस जुड़ा हुआ था तहरीक इंसाफ के साथ वो कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे इसी चीज के ऊपर, जहां एक तरफ अगर आपने बात की विद इन द पार्टी ग्रुपिंग, सर मैंने कमर्शियल ब्रेक लेनी है जलसा, मैं ब्रेक के बाद आ जाता हूं। इसी चीज के ऊपर जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं ले लूंगा। मैं इसका आपसे पॉइंट ऑफ व्यू एक ब्रेक के बाद ले लूंगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मोहसिन बेग साहब, ओएसओई साहब ने तो विद इन द पार्टी पीटीआई जो डिवाइड जो चीजें उस पर बात की, चले वो एक तरफ है, बट लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और फिर कंक्लूड करने के हवाले से मैं आपसे आगाज करता हूं, शॉर्ट आंसर जरा दे दीजिएगा कि ये जो आपस में जो पीडीएम के अंदर जो डिवाइड है और फिर ये जो आज सीईसी में जो बिलावल साहब ने जो इसको शोकॉस को फाड़ कर फेंक दिया है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुस्ताफी होने की पेशकश की, पार्टी ने कहा आपके साथ है, कोई जरूरत नहीं, ये सब क्या हो रहा है? देखें, मेरे ख्याल में पीडीएम को पीपल्स पार्टी को नोटिस नहीं देना चाहिए था, एक बात, और फिर ऊपर से आपको वो नोटिस फाड़ना नहीं चाहिए था, दूसरी बात। मसला ये आ रहा है कि पीडीएम में डिवाइड जो है वो जिन चीजों पे हुई उसका पहले से सबको इल्म था। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौकफ है कि हम लोग रिजाइन नहीं करेंगे और पीडीएम ने मार्च को रिजाइन के साथ जोड़ दिया, इस्तीफों के साथ, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत डिमांड थी। आप चलते, आप लॉन्ग मार्च के रिजल्ट देखते और फिर आगे चल के आप फैसला करते, बजाय इसके कि आपने वो कंडीशन रखी। तो नेचुरली पीपल्स पार्टी रिजाइन देने के मूड में नहीं है, जिसको पीडीएम में उन्होंने पहले दिन से बताया। और उनका जो पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ कि विद इन द पार्लियामेंट आप बाई इलेक्शन भी लड़िए, आप सेनेट के इलेक्शन का बाई कीजिए और हम इसी पार्लियामेंट के अंदर और पॉलिटिक्स में ही रह के ही जो है इमरान खान को टफ टाइम या नॉकआउट कर सकते। राइट सर, मैं जल साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड जरा करना चाहते हैं, 1 मिनट आपके पास है, आप जो लास्ट बात है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं और इस पर भी मैं बात करूंगा कि आप भी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी विद इन द पार्लियामेंट चेंज लाने के हक में है और जो कुछ उन्होंने किया वो दुरुस्त किया।
But that was on a lighter note. मैं अवैस को कह रहा थी तंजीम साजी वगैरह है जो ना, that was a anyway, that अवैस सुन रहा है ना मेरी बात। अच्छा देखिए, बेसिकली अब मैं मतलब कहते हैं अजीब सी लगता है कि पीडीएम का पहले दिन से कम मुझे जाती तौर पर कोई शक नहीं था कि ये जो हंडिया ये बीच चौराहे फूटनी है इसमें। ठीक है, पर एक देखिए इस पार्टी और नून लीग दूसरी की जिद है ये। पीस पार्टी पंजाब में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। वो क्यों नून लीग को इतना मजबूत होने देगी कि पंजाब में अगले इलेक्शन में भी उनकी जगह ना बने कोई उनकी? नहीं तो क्या ये बात नून लीग को नहीं मालूम थी? अगर वीक लिंक साबित हुई भी है तो जिस तरह से बेग साहब ने कहा, बात तो सबको पता थी शुरू दिन से। जी मैं कह रहा हूँ ना कि ये सबको पता था कि ये होना है, ये कब होगा इसका अंदाजा नहीं था लोगों को। और पीस पार्टी बड़ी स्मार्ट रही है इस सिलसिले में, और सबसे स्मार्ट और सबसे सेंसिबल उन्होंने ही खेला है, किसी जगह की पोजीशन नहीं ली। राइट, मेरे ख्याल दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी राइट, और कहीं एडजस्टमेंट की गुंजाइश रहनी चाहिए। ठीक है, और आइंदा भी चल के देखिएगा, आप आइंदा भी चल के देखिएगा कि नून लीग और शायद मौलाना साहब के साथ मिल जाए किसी स्टेज पर, लेकिन ये फिर भी अपने आप को तन्हाई पाएंगे, राइट, क्योंकि बड़ी एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन में जाना शुरू हो गई। राइट। ओही साहब, मैं आपकी तरह आता, मौलाना साहब तो आगे चलने को तैयार हैं, चाहे कोई चले या ना चले, लेकिन इस सारी सिचुएशन का मुझे शॉर्ट कंक्लूडिंग कमेंट कर दीजिएगा, NA 249 के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए NA 249 पे जाहिर बात है कि पहले भी शहबाज शरीफ साहब की काफी वहां पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, जो फैसल बावडक साहब के सामने, उसमें आप भी जानते हैं कराची से आपका ताल्लुक है कि वहां पे जो मुख्तलिफ बोली बोलने वाले वहां पे कम्युनिटीज रहती हैं, और जो यूसीज हैं वो काफी 3 या 4 यूसीज जो हैं वो नून लीग के पास थी। इत्तेफाक की बात देखिए, तो अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उधर साथ नहीं है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब की पोजीशन स्ट्रांग जरूर है, और वहां पे तहरीक लबैक का भी एक स्ट्रांग वहां पे वोट बैंक है। लगता यही है, लेकिन एक वीक डे के इलेक्शन करा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो वोटिंग टर्नआउट है वो बहुत ज्यादा शायद नहीं होगा, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब के पास इससे बेहतर पोजीशन कोई नहीं हो सकती कि वो वापस कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आ जाए। पीडीएम के जो रास्ते हैं और फासले हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, और मौलाना साहब इस सारे गेम के अंदर 2 बड़े हाथियों की लड़ाई के अंदर इस दफा राइट सर, बहुत शुक्रिया ओटी, टाइम खत्म हो गया, आपसे मजीद इस पर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच सोई साहब, जल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहसिन बेग साहब, फरीद रीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।